नमस्कार, मैं शशिधर कुमार। जी, मैं की भाषा को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ और ख़ास करके अपने क्षेत्र की बोली के बारे में। उसमें कई सारी किताबें मेरे सामने आई जिसको ऑनलाइन तो उपलब्ध है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन किताबें अगर आप पढ़ने जाओ तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। इसलिए मैंने कुछ किताबें मँगाई हैं और आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यह किताब जो है काफ़ी पुरानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा और संस्कृति और समाज और सामाजिक परिवेश जो हमारे क्षेत्र की है। मैं पूर्णिया कमिश्नरी से आता हूँ। आज की तारीख में वहाँ पे 4 ज़िले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। पहले ये एक ज़िला हुआ करता था पूर्णिया ज़िला के नाम से। तो उसकी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति थी और जो भाषाई स्थिति थी, वो काफ़ी इन किताबों में आपको जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन जब लोग ये कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा हर चीज़ जो है गलत लिख के लोग चले गए, अंग्रेज़ गलत लिख के चले गए। मैं उन्हीं अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ की बात करता हूँ, 2 अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ जिनकी लिखी 2 किताबें मैंने मँगाई ऑनलाइन, मुझे मिल गई संजोग से। तो मैं उनका चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये किताब है, अगर आप देखेंगे इसको तो ये किताब जो है कहते हैं कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको कंपाइल किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और ये 20 पार्ट में है, 11 वॉल्यूम्स में। उसमें से एक वॉल्यूम मैंने मंगाई है। ये वॉल्यूम है वॉल्यूम 5 और पार्ट 2। इसका जो सब हेडिंग है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, इंडो आर्यन फैमिली ईस्टर्न ग्रुप से। और ये कहते हैं कि स्पेसिमेंस ऑफ द बिहारी एंड ओडिया लैंग्वेज। तो उस समय जो बिहार और उड़ीसा एक था, तो इस पर्टिकुलर बुक में जो है बिहार और उड़ीसा से संबंधित जितने लैंग्वेज हैं खास करके उस पर काफ़ी गहन रिसर्च है। और अगर आपको भाषा के बारे में किसी तरीके की जानकारी चाहिए बिहार और उड़ीसा को, तो इससे बेहतर किताब मेरे ख्याल से बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिल जाए। लेकिन यह एक ऐसी प्रमुख किताब है जो आज भी कई सारे, मैंने देखा है कि भाषाविद जो है इसको कोट करते हैं। और इस व्यक्ति को कोट करे बिना आप जो है कतई भाषा के ऊपर तो लेख नहीं लिख सकते, ये मैं मानता हूँ। बाकी अपनी अपनी बात होती है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक चीज़ है। बिहारी लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि मैथिली और तिरहुतिया। अगर आप इसको डिटेल में अंदर जाएंगे तो ये देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, मतलब सब हेडिंग्स में कैसे इसको डिवाइड किया है कि वेयर स्पोकन, कहाँ पे बोला जाता है। सब डायलेक्ट्स, इसकी छोटी छोटी जो सब डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं जो आपस में 3 4 5 किलोमीटर के दायरे में बोली जाती है अलग अलग तरीके से। नंबर ऑफ स्पीकर्स, कितने लोग बोलते हैं। लिटरेचर, इसकी भाषा क्या है। ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। और इसका जो एक स्पेसिमेन, एक लेटर लिखा है इन्होंने बेसिक, उस लेटर को हर भाषा में, आप जैसे यहाँ पे मैथिली और तिरहुतिया है तो इसमें कैसे लिखा जाता है उस कहानी को, वो उन्होंने जो है डाला है हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया है और फिर उसका भावार्थ बताया है। तो आपको इन सब चीज़ों को समझने, और दूसरी चीज़ है ऑथोरिटीज़ कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद रिटन कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे वो करते हैं इसको। और जो है इसका मैथिली का ग्रामर है वो कैसे इसको डिफाइन करता है। तो इसी किताब में से मैंने एक देखा था कि 2 तरीके की मैथिली बोली जाती है मैथिली रीजन में। एक जो अपर कास्ट वाले लोग बोलते हैं और दूसरी जो है लोअर कास्ट वाले लोग बोलते हैं। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। अगर आप स्पेसमेन स्टोरी पढ़ेंगे इस किताब में, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने छोटा सा एक क्लिप भी उठा के डाला था फेसबुक पे। काफ़ी हद तक दोनों में अंतर है। और यह अंतर क्यों है, यह तो भाषाविद बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। मेरे पढ़ने के नज़रिए से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये समझ आता है कि मैंने प्रकृति भी पढ़ी है, मुझे पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। संस्कृत भी पढ़ी है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है।
तो जब मैंने प्राकृत पढ़ी तो उस समय जो अब जब अर्धमागधी प्राकृत पढ़ने की बारी आई, जब प्राकृत आप पढ़ते हैं तो अर्धमागधी प्राकृत जो मगध के रीजन में पढ़ाया जाता था या उसमें जो है साहित्य लिखे गए, तो उसको पढ़ाए बिना आपको चीज़ें नहीं बन पाती। तो वो जो चीज़ मैंने पढ़ी अर्धमागधी प्राकृत के दौरान, तो उसमें ये कहा गया कि संस्कृत जो है, आप कह लीजिए कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी भाषा थी। और प्राकृत जो है ऐसे लोगों की भाषा थी जो आम जनजीवन में प्राकृत जो है भाषा के तौर पे प्रमुख थी। मतलब जो लोग जिनको संस्कृत नहीं आती थी वो प्राकृत बोलते थे, और जिनको संस्कृत आती थी वो संस्कृत बोलते थे, और उन्हीं पे जो है अपना सारा चीज़ करते थे। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए, दोनों डिफरेंस लगभग सेम है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आया कहाँ से, हमें ये समझने की आवश्यकता है। और इस डिफरेंस के बारे में आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यह डिफरेंस क्यों और कैसे और कब कैसे हुआ, कहाँ से आया। आज तक भी यह जो है धरातल पे मौजूद है। आज तक मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में 2024 है ये, इस समय भी अगर आप मैथिली देखने जाएंगे तो दो तरीके की मैथिली से आपको जो है सरोकार होगा। एक जो अपर कास्ट वाले लोग बोलते हैं उनकी मैथिली बोलने का तरीका अलग है, और एक जो आम जनजीवन लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनकी जो मैथिली है वो डिफरेंट है। उसके बाद दूसरे भाषा जो बिहारी में इन्होंने मेंशन किया है वो है मगही और मगधी। इसमें भी आप देखेंगे सेम कहानी को इन्होंने मगही मगधी में लिखा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, फिर उसका ट्रांसलेशन का भावार्थ बताया है, आपको इसमें ग्रामर भी बताया है मगही मगधी का। इसी प्रकार भोजपुरी में भी है सेम, उसके सब डायलेक्ट्स क्या क्या है, उनकी बोलियां क्या है उस पूरे रीजन में। मगही का भी वैसे ही है कि वहाँ पे जो है सब डायलेक्ट क्या है, उसकी बोलियां क्या है, ग्रामर क्या है, मगही ग्रामर है। फिर आप भोजपुरी ग्रामर देख लीजिए, थारू भोजपुरी देख लीजिए, नगपुड़िया भोजपुरी होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, और नंबर स्पीकर्स को हमेशा मेंशन किया है। तो सोचने वाली बात है कि उस समय हर एक बंदे से ये पूछा गया होगा, जितने भी सैंपल कलेक्ट किए हो गए होंगे तो उसके हिसाब से यह पूछा गया होगा आप क्या बोलते हैं, और जब बोला गया होगा तो उस हिसाब से जिसने भी ये डेटा कलेक्ट किया है उस हर चीज़ बोली को पढ़ के समझ के पकड़ के यह समझा गया होगा कि यह कौन सी बोली है बिहार में, मगही है, मैथिली है या भोजपुरी है। तभी उसको जो है एक नंबर ऑफ टेबल में डाला गया होगा कि नंबर ऑफ पीपल कितने लोग बोल रहे हैं इन चीज़ों को। अब अगली आती है इसी में कि अब लिटरेचर भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि सबका मैथिली का, तिरहुतिया का उसमें अलग अलग आता है। अब अगर मैं मैथिली में जाता हूँ, मैं मेंशन इसलिए कर रहा था कि मैं पूर्णिया वाली बात करता हूँ, तो इसमें जो है अगर आप मैथिली और तिरहुतिया वाले सेक्शन में जाते हैं, स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो है उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है। साउदर्न ब्लैंड स्टैंडर्ड की बात करी है इन्होंने, जो मधेपुरा और भागलपुर में जिस प्रकार की मैथिली बोली जाती है, उसके बाद बेगूसराय और नॉर्थ मुंगेर में जो बोली जाती है, उसके बाद ईस्टर्न मैथिली और गोकड़ी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पूर्णिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ईस्टर्न मैथिली को, जो पूर्वी मैथिली की बात की है, ये इन्होंने ये मेंशन किया है कि सेंट्रल और वेस्टर्न पूर्णिया में बोला जाता है। उसके बाद एक भाषा की बोली की बात की है इन्होंने, छिकाछिकी बोली, और ये जो छिकाछिकी बोली है साउथ भागलपुर, ईस्ट मुंगेर, देवघर, संथाल परगना में बोली जाती है। उसके बाद है वेस्टर्न मैथिली, जो नॉर्थ मुजफ्फरपुर, साउथ मुजफ्फरपुर। उसके बाद एक है जोलनी बोली, दरभंगा में मेंशन किया है इन्होंने। तो ये जो छिकाछिकी बोली है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ सही से, अगर आप इसको पूरे किताब के अंदर अगर पढ़ेंगे अंदर, तो आपको अंदाज़ा लगेगा। इन्होंने यहाँ लिखा है साउथ भागलपुर, ये ड्रैग होके हमारे कटिहार तक आती है। तो कटिहार में खास करके ये छिकाछिकी बोली ही बोली जाती है, इसके अलावा और कोई बोली बोली जाती नहीं है। लोग भले कहते हो कि हम मैथिली हैं, ये हैं वो हैं,
अगर आप इस छिका-छिखी बोली को जाके पीछे अंदर में चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये बोली है क्या, इसका ग्रामर क्या है, इसका डायलेक्ट क्या है, लोग इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने योग्य। तो काफ़ी मोटी किताब है, इसको मुझे थोड़ा अभी पढ़ने में समय लगेगा। किताब का स्टैंडर्ड भी काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी किताब है और शब्दों की संख्या भी हर पेज पे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैं इसको अभी पढ़ूँगा तो फिर आपको डिटेल में बता पाऊँगा कि एक्चुअल में है क्या। दूसरी जो किताब मेरे पास आई है वो है ये कैथी हैंडबुक, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी की ही एक सीरीज़ है, उसी में से जो है ये किताब है मेरे पास। और इससे आप जो है कैथी सीख सकते हैं आसानी से। अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैथी जो है इसमें कैसे लिखा जाता है। इसमें जो कैथी लिखने के अलग अलग वर्ण हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या है उसका कैरेक्टराइजेशन, वो सब कुछ आप दे सकते हैं। इसमें जो है मेंशन इन्होंने जो किया है बेसिकली 3 तरीके की मैं कैथी का जो है बताया है। एक तो इन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल सिंपल कैथी होती, ठीक है, एक होता है महाजनी। और इसी प्रकार आप जो है और भी कैथी इसमें जैसे एक होता है कि ये है कैथी के जो तिरहुतिया पाठ होता है। कैथी जब मैंने कैथी भी मैंने पढ़ा है और मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, उसको भी मेंशन कर देना ज़रूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो किताब में है इसमें ये भी है कि आप कैथी जो है बिहार में 71 तक जो है रजिस्ट्री जो ज़मीन की हुआ करती थी उस समय भी उपयोग हुआ करता था। तो बेसिकली क्या है कि कैथी जो है उस समय तक आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होती थी। उसके बाद लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, लोग समझना बंद कर दिए, लोगों ने लिखना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से भाषा की जो है खास करके इस लिपि की कैथी लिपि के रूप में जानी जाती है, इसकी दुर्गति हो गई। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध थे उसके हिसाब से मैंने पढ़ने की कोशिश। अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ पाता हूँ और लिख भी पाता हूँ। और मैं सारे क्षेत्रों की जो कैथी है उसमें भी अब अलग अलग क्षेत्र की कैथी अलग अलग होती है। जैसे एक तिरहुतिया कैथी होती है, मुझे भी पढ़ाया गया ये। सिंपल कैथी होती है, एक तिरहुतिया कैथी होती है, भोजपुरिया कैथी होती है, ठीक है, और मैथिल कैथी होती है, अंगिका कैथी होती है। ऐसे ही अलग अलग कैथी होती है, उस पर अब अलग से मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। इसमें भी कई सारे जो है सैंपल लेटर्स दिए हुए हैं। आप अगर देखेंगे इसमें तो सैंपल लेटर्स में क्या है कि नॉर्मल लेटर्स जो उस समय लोग लिखा करते थे उसकी सैंपल्स है, उसका ट्रांसलेशन है, उसमें से इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और उसका भावार्थ भी है। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं जैसे रजिस्ट्री में जो उपयोग होती थी किताब, मतलब लिखने का क्रम कैसे होता था, वो भी एज ए सैंपल जो है लेटर इसमें मतलब फॉर्मेट डला हुआ है कि इस तरीके का। और पुरानी है, ये नई नहीं है, उस समय की है जब इन्होंने जो है ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने जो है भाषाई सर्वेक्षण किया था पूरे भारत में। उसी दौरान जब इस क्षेत्र की भाषा की सर्वेक्षण कर रहे थे तो मेरे ख्याल से उस समय इन्होंने किया होगा। ये सारी चीज़ें लेटर डली है प्रॉपर तरीके से। आप अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक किताब है भिखारी ठाकुर ग्रंथावली। उस किताब में भी जो है भिखारी ठाकुर की एक सबसे लास्ट में एक कैथी की लिखी हुई जो है दोहात्मक रूप से जो कह सकते हैं, दोहा जो उन्होंने लिखा था कैथी में ही लिखा था, एज इट इज़ सैंपल जो है फोटोकॉपी करके किताब में डाला हो। तो उसका भी मैंने ट्रांसक्रिप्ट डाला था फेसबुक पे। काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ऐसे भी कैथी को सीख सकते हैं। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं कि इससे आप जो है जो हमारे उधर जो कैथी जो लिपि हुआ करती थी उसको कैसे किस तरीके से लिखा जाए, पढ़ा जाए, ये भी एक चीज़ है समझने के लिए। और तीसरी जो किताब है मेरे पास वो है ये। इस किताब का नाम है बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स पूर्णिया। काफ़ी पुरानी है सर्वे ये, LSSO माली के द्वारा लिखी गई है। मेरे पास इसका PDF भी उपलब्ध था, बट मैंने किताब मंगाना चाहा क्योंकि PDF में मैंने कहा पहले भी कि पढ़ने में थोड़ी कई बार की दिक्कतें आती हैं और किताब जब हाथ में हो तो थोड़ा हैंडी हो जाता है पढ़ने को। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उस समय ये जो किताब है, इस किताब के बारे में आप ये कह सकते हैं ये जब पूर्णिया जिला हुआ करता था। आज की तारीख में पूर्णिया जिले से कटकर 4 जिले हो गए, जैसा मैंने पहले भी कहा था। अररिया, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है।
तो उस समय पूर्णिया सिर्फ जिला हुआ करता था। तो उस समय ये जो पूरा किताब कहता है, ये हर कुछ कहता है पूर्णिया जिले के बारे में। हर कुछ मतलब हर कुछ, सब कुछ। इतिहास क्या है पूर्णिया का, जैसे 250 साल से ऊपर हो गए इस ज़िले को बने हुए भारत में, और 3 साल हो गए लगभग इस बात को। यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरीके के लोग हैं, इनका नाक नक्शा कैसा है, इनके नाक कैसे हैं, आँख कैसे हैं, इनका बोलने का क्रम कैसा है, इनका कान कैसा है, इनके बाल कैसे होते हैं, इनके होंठ कैसे होते हैं, इनके दांत कैसे होते हैं, इनका कद काठी कैसा होता है, इनका बनावट कैसा होता है, इनका कलर कम्बिनेशन क्या है, सब कुछ आपके साथ इस किताब में पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर के रूप में क्या क्या चीज़ें चल रही है पूरे कटिहार में, वो भी आप देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ, जो सार्वजनिक जीवन में जो मतलब जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूर्णिया में, उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी डिटेल स्ट्रक्चर्स है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे पूर्णिया को कहा जाता था कि जो है काला पानी के रूप में भी माना जाता था। तो अब इसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ की काफ़ी अच्छी खासी जो है बात हुई है। तकरीबन जो है 7-8 पेज में उन्होंने जो है 10 पेज में मेंशन किया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पता चलेगा कि पूर्णिया को काला पानी क्यों कहा जाता है, जाता था। और जो मज़दूर हैं या जो लोग काम करते हैं, उनके मेहनताना क्या होते थे उस समय, उसके बारे में भी बताया है। पेशागत जो लोग काम करते हैं, उनकी किस तरीके की पेशा कौन सा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या स्थिति है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन खास करके आप कह लें, वो क्या क्या है। उसके बाद जो ज़मीन की जो स्थिति वो कैसी थी, उसके बारे में भी चर्चा है। उसके बाद लोकल जो गवर्नमेंट है उसके बारे में चर्चा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के बारे में चर्चा है, गजेटियर के बारे में चर्चा है कि किस किस तरीके का गजेटियर कब कब आया था पूर्णिया जिला के बारे में। तो ये सारी चीज़ें है इसमें, और डिटेल में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी कि पूर्णिया ज़िले का जो है हिस्ट्री आप उस समय से शुरू कर सकते हैं जब मुग़ल की बात आ रही है। तब से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि किसने किसको हराया, कहाँ पे हराया, कौन सा बैटल हुआ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद भाषा के बारे में लिखा हुआ, जो कैथी वाला जो पार्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, और जातियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस समय इसमें भी ये लिखा हुआ है कि जातियाँ कौन कौन सी हैं और कितने नंबर में कहाँ पे लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जो जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र से आता हूँ, उस पुलिस स्टेशन के बारे में भी मेंशन है कि वो काफ़ी पुरानी पुलिस स्टेशन है। और इस किताब में मेंशन है उस बात का। और हाथ से बना हुआ एक स्केच है उस थाने का कि उसका परिक्षेत्र क्या था उस समय। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी मुहैया कराती है ये किताबें। और कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना। एज ए IT कंसल्टेंट मेरे लिए यह पढ़ना मेरी जानकारी को और मेरे आसपास की चीज़ों को जो है बढ़ाने में मदद करता है, समझने में मदद करता है कि लोगों का कैरेक्टरिस्टिक जो है वहाँ पे ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो आपको बेसिकली क्या है कि लोगों के बारे में समझ बनाने में आसानी होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे दूँ कि हमारा पूरा पूर्णिया क्षेत्र जो है कोसी के बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है। सरकारें इस पे जो है बहुत अच्छा जो है आप कहें कि आउटकम लेके आए, जिससे कोसी के बाढ़ से निजात मिले या उनको कुछ और किसानों को कोई और तरीका मिले अपने जीवन यापन को सुधारने का। ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि हुक्मरानों में जो लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उन्हें इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है। नेचुरल कैलेमिटी एक पार्ट है जिसको आप क्षेत्र परिदृश्य में देखना चाहिए, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा। जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस क्षेत्र के लिए किस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए और कैसे बनाया जा सकता है। और इतिहास में कोई नदी है, कहाँ पे चल रही थी, कौन सा रास्ता था उसका, आज कहाँ रास्ता है, आपको अंदाज़ा लगता है। कितनी गहराई थी उस नदी की, आज कितनी गहराई है, इन बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस क्रम में जो है पॉलिसी बनाना, मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आसानी हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग यह कहते हैं कि इतिहास पढ़ के जो है भविष्य नहीं सुधारा जा सकता। तो थोड़ी सी मुझे कई बार चिंता व्यक्त होती है इन बातों को लेके। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं एक
एक प्राइवेट सिटीज़न हूँ और अपनी बात कहने का हक है। मैं जो पढ़ता हूँ उसके ऊपर राय रखने की मेरी स्वतंत्रता है संविधान के तहत, तो मैं उसी बात को रख रहा हूँ। बाकी किसी को किसी बात से तकलीफ़ देना मेरा कोई ध्येय नहीं है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें, कहाँ से इसको ले सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही।